अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी ज़ैनब, कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर में या उससे पहले? नो सर। सर यस प्लीज़। सर आपने जो टेस्ट का कहा था वो इस मंडे को होगा? जी, इस मंडे। ओके सर। जी, तो कल हम थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डील कर रहे थे। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके, तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डील किया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब हमने नीचे की तरफ उसके अंदर वाटर के अंदर किसी लिक्विड के अंदर प्लेस किया हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हाइट बताई जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से लेके टोटल जो ऊपर तक का हाइट है डेट इज़ हम कह रहे हैं उसे h2। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे हम कह रहे हैं h, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से ऊपर वाली हाइट है उसे हम कह रहे हैं h1। तो अगर मैंने h फाइंड करना है, फाइंड h, ठीक है, h फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल हाइट है दैट इज h2, उसमें से ऊपर वाली हाइट माइनस करूंगा दैट माइनस विद h1, तो हमें h पता चल जाएगा। ऐसे ही है। यस। कि हमारे पास टोटल हाइट थी h2, ठीक है, नीचे जो हमारे पास यहाँ पे हाइट थी दैट इज h, और ऊपर वाली हाइट थी h1। टोटल में से h1 को यहाँ से माइनस करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? h आ जाएगा। तो ये हमने h फाइंड कर लिया। ओके अगर मैं सर। बात करता हूँ प्रेशर की, तो प्रेशर यहाँ पे कौन कौन से लग रहे हैं? जो हमारे पास एक F1 की वजह से जो ऊपर से लग रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली ड्यू टू द हाइट 1 लग रहा है, और एक हाइट 2 की वजह से लग रहा है जो नीचे से लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रेशर हमारे पास P1, तो P1 क्या होगा? डेट इज रो जी H1, और हमारे पास फिर होगा P2 डेट इज इक्वल टू रो जी H2। तो ये हमारे पास दो प्रेशर, जिसको मैं एक को कह देता हूँ ए, दूसरे को कह देता हूँ बी। ठीक है, तो जिस तरह अभी मैंने बताया था कि हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, एक है F1 और दूसरी है F2। तो फोर्स का फार्मूला अगर मैं प्रेशर से देखूं तो प्रेशर होता है F डिवाइडेड बाय A। तो अगर मैं फोर्स देखूं तो वो क्या होगा? PA। ठीक है, अगर मैं फोर्स 1 की बात करूं तो वो क्या होगा? P1A। ठीक है, क्योंकि एरिया देखो वहाँ पे सेम है, इस वजह से एरिया की बात हम नहीं कर रहे। F2 इक्वल टू P2A।
तो अब ये देखो ये दो इक्वेशन फिर आ गई हमारे पास फोर्स की। तो यहाँ पे प्रेशर वाली वैल्यू अगर जो हमने ए और बी में फाइंड की थी वो इन दोनों इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम बस पुट कर रहे हैं तो हम F1 अगर देखूँ तो प्रेशर 1 की वैल्यू पुट करूँ डेट इज रो जी एच 1 ए, और अगर F2 फाइंड करूँ तो वो होगा रो जी एच 2 विद ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस डेट इज F2 माइनस F1, तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है डेट इज इक्वल टू रो जी एच 1 एच 2 ए माइनस रो जी एच 1 ए। तो यहाँ से रो जी ए कॉमन लेंगे, रो जी ए कॉमन ले लिया, बाकी ये रह गया एच टू माइनस एच वन। एफ टू माइनस एफ वन था, तो एच टू माइनस एच वन को मैंने स्टार्टिंग में देखो मैंने कहा था डेट इज एच, तो रो जी ए विद एच। ठीक है, ये हो गया एफ टू माइनस एफ वन। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास ए एच डेट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के बराबर होता है। इसकी जगह मैं वॉल्यूम पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ टू माइनस एफ वन डेट इज इक्वल टू रो जी ए तो गायब हो जाएगा और एच बी उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो डेट इज वी। इस चीज़ को हम कहते हैं डेट इज द अप थ्रस्ट। ठीक है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना, जो प्रेशर लगा रहा है वाटर ऊपर की तरफ, तो वो उसका फार्मूला यहाँ पे हमने फाइंड किया, डेट इज रो जी वी। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, जो हम स्टार्टिंग में देखा था, डेट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखो अगर मैं स्टोन, कोई भी स्टोन है उसका वेट सपोज कोई भी हो सकता है, तो वेट उसमें डालूंगा, ठीक है, तो वाटर का लेवल इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका वेट है और वो वाटर पे प्रेशर लगाता है और वाटर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है। यस सर। इस वजह से हमारे पास वाटर का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब वेट मैटर कर रहा है, वेट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। यस सर। यहाँ पे देखिए वही चीज़ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इज आल्सो हेल्पफुल डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द सेम एज डेंसिटी। तो बेसिकली हम वहाँ पे वेट को डेंसिटी से वो कह रहे हैं कि हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैपिटल डी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्मॉल रो है, डेट इज रो सिंबल। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डेट इज W1। ठीक है, अगर मैंने वेट निकालना है किसका, लिक्विड का, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, वो W से निकालूंगा, और W क्या है, डेट इज वेट 1 माइनस वेट 2। तो यहाँ पे हमारे पास वेट 1 तो बता दिया ना, ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल वेट होगा वो हम मेजर कर लेंगे पहले, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाएगा तब उसका वेट मेजर करेंगे, तो हमारे पास जो वेट होगा वो W2 होगा। इफ़ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम वेट, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा, ठीक है, उसका वेट फाइंड करना चाहूँ तो वो हमारे पास W निकलेगा। तो ओरिजिनल वेट को माइनस करूँगा विद द वेट इन अ लिक्विड, तो वही वेट जो लिक्विड में था उसके साथ डिफरेंस करें, तो हमारे पास W आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर मैं रेशियो लूँ तो रेशियो हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज कैपिटल डी, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इसी तरह हमारे पास वेट ऑफ अ जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर, और वेट ऑफ
लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वो नीचे। इफ आई हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी मैंने फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की, तो इजीली फाइंड करूंगा, रो को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, W1 डिवाइड बाय W इंटू P, दैट गिव्स अस द डेंसिटी। और W की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा कि दैट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो यहाँ पे W2 माइनस W1 है ना, तो ये है W1 माइनस W2। क्लियर यहाँ तक? यस सर। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है, दैट इज जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लो जिस रेट से हो रहा है, किस तरह फ्लो होगा लिक्विड, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड और अ लिक्विड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उतना ही वेट डिस्प्लेस होगा जितना लिक्विड का, सॉरी, ऑब्जेक्ट का वेट होगा। लिक्विड में आप कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो जितना उसका वेट होगा ना, उतना ही लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट सिंक इफ इट वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ इट weight is equal to the or less than the weight of upthrust, ठीक है, when the object is float in a fluid। तो फ्लूइड में फ्लूइड में हमारे पास वेट फ्लोट कर रहा होता है या सिंक होता है, वो अकॉर्डिंग टू उसका वेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अपथ्रस्ट की फोर्स देखनी होती है, वो ज़्यादा है या कम है। When the object is float in the fluid, the force acting on it equal to the weight of object, ठीक है, उतना ही है जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इस वजह से वो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट अब थ्रस्ट की वजह से वहाँ पे सिंक हो जाएगा। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, अगर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट मे बी है पार्शली इमर्स्ड, थोड़ा सा उसमें इमर्स होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि दी अर्थ थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, वो फ्लूइड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे वो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहे होते हैं ना, अगर ये कंटेनर है सपोज, ये ऊपर हम मैस रखते हैं, तो मैस ऐसा ऐसा नीचे आएगा, तो यहाँ साइडों से ऊपर की तरफ लिक्विड आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बेसिकली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो अपथ्रस्ट उतना ही इक्वल होगा जितना ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा लिक्विड। ओके सर। जी, यहाँ तक देख लें कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन में कोई क्वेश्चन है? ओके, तो इसकी भी एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, डेरिवेशन है, वो भी हमें देखना है।
ठीक है। उसमें बेसिकली हमारे पास जिस तरह कि अभी तक हम देखते आए हैं कि एक लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं तो वो ऊपर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस लग रही हैं, वहाँ पे वेट लग रहा है, फोर्सेस भी लग रही हैं और अब थ्रस्ट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स इक्वल होगा डेट इज एफ। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी बॉडी नीचे जा रही होती है लिक्विड के, ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे फोर्स लग रही होती है। वो फोर्स अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर लूँ, किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकता हूँ, सिंपल से मैं डिनोट कर लेता हूँ, सपोज मैं इसको करता हूँ नॉट से। ठीक है, माइनस एफ जी, ये वो फोर्स है जो लिक्विड सॉरी ऑब्जेक्ट लगा रहा है, और ये वो फोर्स है जो लिक्विड पे लग रही है, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों को हमने माइनस किया, वो एफ नेट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका फार्मूला देखूँ, क्योंकि वेट ही लग रहे होते हैं ना, इनडायरेक्टली अगर वेट की बात ही करें तो ये वेट ही होते हैं, तो डेट इज एम जी माइनस एम जी। तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, वेट ही होंगे, लेकिन एक के साथ नोट है। ठीक है, एम नॉट जी और दूसरा होगा एम जी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हमने वो मैंने अभी लास्ट फार्मूला बताया था, दैट इज़ अ प्रेशर। तो प्रेशर का हमने फार्मूला देखा था, या अगर इस तरह देख लें, तो इस तरह अगर देखते हैं तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? भूल गई? या जी, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो हमारे पास दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम डेंसिटी को साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नोट है यहाँ पे नोट आएगा, तो डेंसिटी तो हमारे पास वहाँ पे देखेंगे एम नॉट हो जाएगी और वॉल्यूम भी यहाँ पे नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जी की, डेट इज़ एम जी की, डेट इज़ नॉट जी, और वॉल्यूम डेट इज़ जी हो जाएगा सारा। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे सिंपल यूज़ करें और वो यहाँ पे पुट करेंगे फोर्स के नेट वाले फार्मूले। एफ नेट डेट इज़ इक्वल टू, वो मतलब बन जाएगा डेट इज़ रो नॉट वी नॉट माइनस रो जी वी जी। ठीक है, ये हमारे पास एफ नेट बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये मेरे पास क्या टोटल नेट फोर्स आ गई। हाँ ओके सर। ठीक है, तो अगर मैं वही जो अभी हमने प्रीवियसली देखा था उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक एफ नॉट है, ठीक है, और एक एफ जी है। तो अगर इसको एक को मैं वी के साथ इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज़ एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ जी। तो उसका फार्मूला पुट करूँ तो एम नॉट जी डिवाइडेड बाई एम जी, और कैपिटल जी ये है जो ये सब्सक्रिप्ट में है। ठीक है, ये जो एम के साथ लगा हुआ है, बाकी ये जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म क्या होगा, एम नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अगर मैं इसी को एक और तरीके से कंपेयर करना स्टार्ट करूं, जो कि हमने मैथ्स अभी उस वाला फार्मूला देखा है, लाइक देयर इज़ अ फोर्स फार्मूला जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये दो रो नॉट और वी नॉट वाली वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ रो नॉट डिवाइड बाई वी, सॉरी रो जी, और ऊपर साथ में वी नॉट आ जाएगा और नीचे वी जी आ जाएगा। ये चीज़ थी। तो अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जितना ही वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस होता है, तो वी नॉट इक्वल टू वी जी हो जाएगा और इक्वल टू वी हो जाएगा। तो वी हैव टू रिप्लेस इट।
ठीक है, जस्ट उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी से कैंसिल हो गया, तो दैट इज रो नॉट डिवाइड बाय रो जी। तो ये एक और फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, इसी तरह एक और फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय एफ जी। सब आपस में इक्वल है। ठीक है, बताने का मकसद ये हुआ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कब फ्लो करेगा कब फ्लो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी होगा। डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे सिंक हो जाएगा। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है तो वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन देयर इज अ इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी हमारे पास टॉपिक का टाइम कितना रह गया हमारे पास? अच्छा, भी है टाइम। इलास्टिसिटी 7.9 टॉपिक है। इलास्टिसिटी वैसे ही आपको पता है इलास्टिक से निकला है। इलास्टिक हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ और वो बेसिकली अपनी शेप को डिफॉर्म कर लेती है, चेंज कर लेती है, और उसको मैं रिलीज़ करता हूँ फोर्स को, तो वो अपनी शेप वापस आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट ओरिजिनल साइज एंड शेप as deforming force ceases to act is called elasticity। वो डिफॉर्म हो जाता है अपनी जगह से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक भी होता है वो बेसिकली, रबड़ होता है, उसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं, उसे रिलीज करते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। लेकिन वो एक फिक्स फोर्स होती है। अगर मैं वो फोर्स ज़्यादा कर दूँ उस इलास्टिसिटी पे, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे रबड़ पे फोर्स ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो रबड़ क्या हो जाती है, टूट जाती है। ऐसा होता है। यस सर, होता है। ठीक है, जब मैं एक ऑब्जेक्ट पे क्या करता हूँ, ज़्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है, और डिफॉर्म होने के बजाय वो टोटली डिफॉर्म हो चुका होता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दी अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। वो ऐसी फोर्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, या शेप चेंज हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज। तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें वो वापस आ जाता है, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आता, डिफॉर्म्ड हो जाता है, तो वो इलास्टिक सिटी से निकल जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, वो आप किस चीज़ पे, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम दो चीज़ें देख रहे हैं, डेट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस बेसिकली इनडायरेक्टली मीनिंग तो वही प्रेशर वाला ही है, किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको एक सिंपल इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो हमारे पास स्ट्रेस आता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। जो किसी बॉडी की शेप, लेंथ या वॉल्यूम को चेंज कर रहा होता है, उसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो वही फार्मूला है जिसमें हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, उसे हम स्ट्रेस ही कह रहे हैं। स्ट्रेन, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन आ जाता है। वन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब उसके हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एरिया पे, तो उसकी लेंथ चेंज होती है, या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या उसका शेप चेंज हो रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ का रेशो देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा। ठीक है, लेंथ चेंज हुई है तो उसमें कितना फर्क पड़ा है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज स्ट्रेन। क्लियर? यस स्ट्रेस भी समझ आ गया, स्ट्रेन भी समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट वन, हुक्स लॉ। जी, हुक्स लॉ क्या है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेट विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन।
ठीक है, मतलब जितना हमारे पास स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, वी हैव टू यूज द इक्वल साइन, वी हैव टू यूज हियर कांस्टेंट, तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज करूँगा। ठीक है, और स्ट्रेन को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दूंगा, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कांस्टेंट के इक्वल है। क्लियर? जहाँ तक ये हुक्स लॉ कहलाता है, वो कांस्टेंट दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ। यस देन, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुक्स लॉ में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर बेसिकली फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस की वजह से मैंने बताया था, या तो चेंज इन लेंथ होगा, या तो चेंज इन एरिया होगा, या तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, यस सर। तो आपको पता है ना, जितना मैं किसी, जिस तरह एक बैलून है, तो बैलून पे जितना मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, तो वो उतना ही उसकी लेंथ चेंज होगी या उसकी शेप चेंज होगी। और जितना यस मैं कम सर। स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, उतनी ही उसमें लेंथ चेंज जो है वो कम होगा। वही मतलब है कि हमारे पास जितना मैं स्ट्रेस अप्लाई करूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब उतना ही उसकी या तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, या तो उसका शेप चेंज हो जाएगी, जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करूँ। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे यस सर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ और इक्वल का साइन लगाऊंगा, तो दैट गिव्स अस कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट देता है। कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो दैट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। वो कांस्टेंट हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्लियर? ओके सर। यस सर। मसला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ग्राफिकल मेथड से बता रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से अगर देखा जाए, मैं कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता जा रहा हूँ, वो एक्सटेंड होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट आएगी जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट से जब मैं क्रॉस करूँगा, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेस की लिमिट होगी, अगर उस लिमिट को मैं क्रॉस करता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उस लिमिट को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इलास्टिक लिमिट। यस सर। यस, एनी कन्फ्यूजन? ग्राफ समझ आ गया?